नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी एवं संस्कृत अध्यापिका ज्योति शर्मा। आज हम लोग हिंदी 1 में पाठ 16 पानी की कहानी पढ़ेंगे। जैसा कि इस पाठ को पढ़ने से हमें हम कल्पना कर सकते हैं कि पानी की कहानी, कि पानी की भी कोई कहानी हो सकती है। तो जब हम पाठ का शीर्षक पढ़ते हैं और शीर्षक कुछ संख्यात्मक स्थिति वाला लगता है, मतलब हमें वो शीर्षक ऐसे लगता है कि इसको पढ़ने में हमें आनंद आने वाला है। तो ऐसा ही हम पानी की कहानी में पढ़ेंगे कि क्या हो सकती है पानी की कहानी। तो लेखक ने कुछ कल्पनाएं इस पाठ के अंदर की है और इस पाठ का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह बताया गया है कि वैज्ञानिक तौर पर और प्लस कल्पनात्मक तौर पर दोनों को जो है जोड़ा गया है। तो देखिए, लेखक के द्वारा कहा गया कि मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। उस सुरीली आवाज में मैंने सुना। अब तो देखिए, यहाँ तक जो हमने पढ़ा उसमें यह बताया गया कि लेखक के द्वारा ओस की बूंद के बारे में बताया गया कि ओस की जो बूंद है वो कलाई पर से सरककर हथेली पर आई और जैसे ही मैंने अपनी अपनी दृष्टि उसकी तरफ डाली तो ऐसे लगा कि सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। सितार के तार, जब हम सितार को हाथ में लेते हैं और उसके तारों को जब हम एक साथ अपनी उंगलियों से करते हैं तो एक झंकार, एक आवाज सुनाई देती, एक ध्वनि सुनाई देती है। तो लगता है कि लेखक को यहाँ पर लगा कि कोई जो है वो सितार के तार बजा रहा है। चारों ओर देखा, कोई अनुभव नहीं हुआ। फिर लगा कि ये जो स्वर है वो मेरी हथेली से ही निकल रहे हैं और जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि बूंद के 2 कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर जो है उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हो। उस सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। एक कल्पनात्मक लेखक ने कल्पना की है इस तरीके की कि मैं ओस हूँ, जानता हूँ। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी, मालूम है? ओस कहती है कि लोग मुझे पानी कहते हैं और जल भी कहते हैं, क्या तुम्हें मालूम है? मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। झूठी। लेखक कहते हैं, झूठी। मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? जब ओस बोलती है कि मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ तो जो लेखक अपने वाक्य में कहता है कि झूठी। मैंने कहा और सोचा कि बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। जब सामने वाला हमें कोई बात बता रहा है और हम उस पर अविश्वसनीय बात करते हैं तो थोड़ा सा दुख का अनुभव होता है। तो ऐसा उसको लगा, लेखक को अपनी कल्पनाओं में लगा कि उसे इस बात का दुख हुआ है। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। मैं कणों का हृदय टटोलती, मतलब मुझे अपना स्थान चाहिए था, फिर भी मैं एकाएक अचानक से पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। जो पेड़ की शाखाएं निकली हुई होती हैं, जो रोए जड़ें नीचे निकली हुई होती है, उसके लिए कहती है कि वे रोए जो होती है वो बड़ी निर्दयी होती है। निर्दयी का मतलब उनमें दया का कोई भाव नहीं होता है। मुझ जैसे असंख्य, जिनकी कोई संख्या ही नहीं है, अगिनत जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो अपनी व्यथा बताती है कि हमारे साथ में ऐसा होता है। क्रोध और घृणा से उसका शरीर जो है कांप उठा। जब वो बता रही थी तो उसे गुस्सा भी आ रहा था और उसको नफरत भी हो रही थी और उसके शरीर में कंपन सा होने लगा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। पेड़ों के लिए कहती है कि ये जो इतने बड़े खड़े हैं वो ऐसे ही नहीं हुए। इन्हें बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने, मतलब पानी, ओस की जो बूंदे हैं, उनके लिए कहती है भाई बंधु, उन्हें अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था।
हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रूई से मेरा शरीर छू गया। पेड़ के जो रोई बताया गया, छोटी जड़, बड़ी जड़ें, उनके बारे में तो बताती है कि भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर, जो भूमि के अंदर खनिज पदार्थ होते हैं, उनको अपने शरीर में घुलाकर आनंद से अपनी मस्ती में घूम रही थी कि एक दिन ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, कांपी मतलब डर गई, कंप आई, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। अगर वो एक बार पकड़ लेते हैं तो उसके बाद में वे छोड़ना नहीं जानते हैं, और मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ? अब उत्सुकता हो गई कि इतनी बात बताने के बाद में फिर आगे पूछते हैं कि फिर क्या हुआ? मैंने पूछा, मेरी उत्सुकता जो है वो बढ़ चली थी कि ऐसा भी होता है क्या? मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है। हो, मेरा एक भाई भी वहां लाया गया, उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच में पीस चली। तो ये बात वो बता रही है। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही, मतलब 3 दिन तक मैं आगे पीछे जो है अपनी सांसों को, वहां पर मेरी सांसें चल रही थी। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। क्या होता है, उसकी जो बूंद होती है, आपने देखा है जैसे हम सुबह सुबह होते हैं तो वो घास पे चलती रहती है ना, और उसके बाद में जो है वो घास के पत्तों से होती हुई चलती है। हम देखते हैं अभी सर्दी के टाइम में तो ऐसा होता भी है। तो जैसे तैसे मैं अपनी सांसत वहां भोग रही थी और जैसे तैसे करके मैं वहां से अपनी जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं। अब रात होने वाली थी। रात को जब सूर्य निकलता है तो सूर्य क्या करता है, उस ओस की बूंद को अपने अंदर समा लेता है भाप के रूप में। तो जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं, अर्थात ओस कहती है कि सूर्य हमें उड़ने की शक्ति देते हैं, जो कि जा चुके हैं। और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर अब क्या करते, भाग्य पर भरोसा किया और पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। अब लेखक अपनी कल्पनात्मक या अपनी बात में कहते हैं कि यह जब दुख है और ये जो भावपूर्ण कहानी है, इसका मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। अब यहाँ पर जब इतनी बात उसने बताई तो उसे बड़ा, मतलब लेखक को जो है एक दुख प्रकट अंदर से, उसकी एक भावपूर्ण कहानी सुनकर उसे दुख भी हुआ और उस चीज का जो है उस पर प्रभाव भी पड़ा। जब प्रभाव पड़ा तो वो कहती है कि अब जब तुम मेरे पास हो तो तुम्हें कोई पत्ता छू भी नहीं सकेगा। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। ओस भाप में भी उस भाप के रूप में बन करके उड़ जाती है। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। कि मेरा यह जो ओस की बूंद, छोटी सी बूंद होती है, परंतु वो कहती है कि मेरा जीवन तो अनेक घटनाओं से, अलग अलग घटनाओं से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। जब मैं अपनी बात तुम्हें बताऊंगी, अपनी कहानी, अपने जीवन की विचित्र घटनाओं को आपको सुनाऊंगी, तो तुम्हारा ये जो हाथ है ये है बिल्कुल भी नहीं दुखेगा। तनिक मतलब बिल्कुल, तो बिल्कुल भी नहीं दुखेगा। तो वो कहती है अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हड्रजन और ओसजन, हड्रजन मतलब हाइड्रोजन और ओसजन मतलब ऑक्सीजन, ये जो दो गैसें होती हैं ये सूर्यमंडल में लपटों के रूप में, जैसे अग्नि की लपटें होती हैं वैसे इस रूप में विद्यमान होती है। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। ब्रह्मांड जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, ग्रह है, नक्षत्र है, सूर्यमंडल है, उपग्रह आदि बन रहे थे। तो ओस जो है अपनी उस समय की बात बताती है कि सूर्यमंडल जब अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था, वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे।
उसके बाद ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? पुरखे मतलब तुम्हारे पूर्वज जो होते हैं। तो वो कहती है, ओस अपनी बात में कहती है, उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए है। भयावह लपटें मतलब तेज जो अग्नि की लपटें होती है, गर्म जो लपटें होती है, सूर्य का प्रकाश जैसे तेज धूप निकलती है, तो क्या होता है सूर्य की किरणों में के कारण हम बैठ भी नहीं सकते वहां, तो ऐसी भयावह लपटों से अभी भी उनका मुख उज्जवल किए हुए है। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। प्रचंड मतलब तेज। तेज एक प्रकाश का एक टुकड़ा, एक पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। जब हम इतना प्रकाश देख लेते हैं, तो हम सूर्य की तरफ भी अपनी आंखें जो करके एकदम पूर्ण रूप से अपनी आंखों को खोलकर नहीं रख सकते, चौंधिया जाती है। तो वैसे ही उस प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा और उससे आंखें जो है वो चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यो ज्यो पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ, सिर्फ हम कल्पना में कर रहे थे कि ये ग्रहराज से टकराकर जो है सूर्य चूर्ण हो जाएगा, वैसा नहीं हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। तो ये समझ में आई बात कि पृथ्वी का एक टुकड़ा क्या है, कि किस प्रकार से एक प्रकाश, ये प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई दिया और वो सूर्य के मतलब दूर दूर तक सहस्त्रों मील दूर घूम चला। परंतु क्या हुआ कि उसकी जो भीषण आकर्षण शक्ति थी, सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला और सूर्य से टूटा हुआ भाग जो है वो इतना भार जो है वो खींच नहीं सका, संभाल नहीं सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा जो है वो हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक आग का बड़ा गोला थी, ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बने? तो ये सारी बात तो उसने समझा दी। तो वो कहती है ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ओजोन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई। तो एक वैज्ञानिक तत्व बताया गया कि अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया और मुझे उत्पन्न किया। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया। पहले भाप के रूप में था, फिर ठोस बर्फ के रूप में हुआ और वह अत्यंत छोटा हो गया। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी जो है बर्फ बने पड़े थे। जैसे पहले सारे जो साथी थे वो भाप के रूप में थे, फिर कहती है कि मैंने देखा कि मेरे जितने, जिनकी कोई गिनती नहीं है, इतने असंख्य साथी जो है वो बर्फ बन पड़े थे। जहां तक दृष्टि जाती थी, बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने, कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहां। बड़े आनंद का कितने दिनों तक, कई लाखों वर्षों तक, कई लाख, हाँ चौंको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मैंने एक दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना। तो यहाँ पर जो लेखक है वो कहता है कि जो इतने दीर्घजीवी मतलब लंबे समय तक जो जीवित है उससे बात करके, वार्तालाप करके मैंने अपने आप को धन्य माना और ओस की जो बूंद थी उसके प्रति मेरी जो है श्रद्धा और बढ़ चली। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी, सब डरने लगे, अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हमें न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं।
मैं कई मास समुद्र में इधर-उधर घूमती रही, फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुँचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। तो पता लगा कि किस प्रकार से जो है वो पानी बनकर समुद्र में मिल गई। तो इस प्रकार से जो हमने आज ये चैप्टर पढ़ा, आगे देखो कि समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु-बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल-पहल वास्तव में ही दूसरे ही जीवों की है और उसमें नीरा नमक भरा है। समुद्र में क्या होता है? नमक होता है। पहले-पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मचलाने लगा, पर धीरे-धीरे सब सहन हो चला। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरा जाना प्रारंभ कर दिया। तो चलिए आपको ये यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है, पानी, झरने, है ना? पत्थर। तो कल जब हम अपना अगला अध्याय इसमें आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार से ओस की बूंद जो है गहरे जल में जाना प्रारंभ किया और उसने अपने मार्ग के अंदर क्या-क्या देखा और उसके साथ ऐसी क्या घटनाएँ घटित हुई। जैसे हमें पता है ना कि जीवन में विचित्र परिस्थितियाँ, विचित्र घटनाओं जो घटनाएँ उनसे परिपूर्ण है, तो उन्होंने ऐसा क्या देखा? तो वो जो है हम अपने अगले अध्याय में करेंगे और जितना आज आपको पढ़ाया गया उसको पढ़िए ताकि हम जो है अपना अगला जो भी पढ़ेंगे तो हम उसको अच्छे से देखेंगे।